स्वागत। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतर रहे हैं जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। नेपोलियन हिल की सोचिए और अमीर बनिए। ये किताब आई थी 1937 में और जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, ये सिर्फ पैसे कमाने का कोई नुस्खा नहीं है। नहीं। ये असल में एक पूरी सोच बदलने का दावा करती है। हाँ बिल्कुल। हिल ने इसे लिखने में पूरे 25 साल लगाए और इसके लिए उन्होंने अमेरिका के 500 सबसे सफल लोगों को स्टडी किया। यस है, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, इन सब की जिंदगियों को खंगाला। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या ये लगभग 90 साल पुरानी बातें आज भी उतनी ही कारगर है। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। हाँ, और जो बात इसे दिलचस्प बनाती है वो ये है कि इसका आधार सिर्फ हिल के अपने विचार नहीं है, बल्कि ये उन दिग्गजों के वास्तविक अनुभवों का निचोड़ है। किताब का जो मूल मंत्र है वो तो यही है, आपकी सोच आपकी हकीकत गढ़ती है। और ये सिर्फ दौलत तक सीमित नहीं है, ये जीवन के हर पहलू में कामयाबी की बात करती है। अच्छा, एक तरह से क्या कहते हैं, दिमाग के लिए यूजर मैनुअल बनाने जैसी कोशिश है ये। दिलचस्प। तो फिर इसके वो कौन से सिद्धांत हैं जिन पर हिल इतना जोर देते हैं? पहला तो उन्होंने कहा है स्पष्ट लक्ष्य, मतलब सिर्फ सोचना नहीं बल्कि उसे लिख लेना, उसे हर रोज देखना, पढ़ना। लेकिन सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना ही काफी तो नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर दूसरा और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत आता है, वो है प्रबल जलती हुई इच्छा शक्ति। ये सिर्फ चाहत नहीं है। हिल इसे वो आग बताते हैं जो नाकामी या हार मानने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ती। आग की तरह। हाँ, स्रोत बताते हैं कि यही वो अंदरूनी आग थी जिसने एडिसन को 1000 बार फेल होने के बाद भी बल्ब बनाने में लगाए रखा। यही इच्छा शक्ति असल में बाकी सिद्धांतों की नींव है। अच्छा, तो ये इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो कि आपको खुद पर और अपने लक्ष्य पर अटूट आस्था, मतलब पूरा विश्वास हो जाए। पर कई बार सिर्फ विश्वास करने से चीजें कैसे बदल सकती हैं? ये सोच से हकीकत वाला दावा स्रोत बताते हैं कि ये काम कैसे करता है। हाँ, ये बहुत वाजिब सवाल है। हिल का जवाब है ऑटो सजेशन या आत्म सुझाव कह लीजिए। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, ये है अपने लक्ष्य और विश्वास को लगातार दोहराना, इतनी बार कि वो आपके अवचेतन मन में एकदम गहरा उतर जाए। जैसे बीज बोना। बिल्कुल, जैसे जमीन में बीज बोना। हिल मानते थे कि जब कोई विचार अवचेतन में बैठ जाता है तो वो आपके व्यवहार को, आपकी ऊर्जा को, यहाँ तक कि आपके सामने आने वाले अवसरों को भी प्रभावित करने लगता है। यहीं से विश्वास हकीकत का रूप लेना शुरू करता है, ऐसा उनका तर्क था। समझ गया, मतलब अपने दिमाग को लगातार अपने लक्ष्य के लिए प्रोग्राम करना। ठीक है, इसके बाद हिल किस चीज पर जोर देते हैं? इसके बाद बात आती है ठोस धरातल की, यानी विशेष ज्ञान। हिल कहते हैं कि स्कूल कॉलेज का सामान्य ज्ञान काफी नहीं है, आपको अपने चुने हुए क्षेत्र का गहरा विशेष ज्ञान हासिल करना होगा। हाँ, ये तो है। और उसे लगातार अपडेट भी करते रहना होगा। आज के स्पेशलाइज्ड दौर में तो शायद ये बात और भी ज्यादा मायने रखती है। सही बात है। लेकिन सिर्फ ज्ञान से क्या होगा अगर उसे इस्तेमाल करने का तरीका ना पता हो? हाँ, यहीं पर शायद वो संगठित योजना का महत्व आता होगा, वरना ज्ञान और इच्छा दोनों हवा में रह जाएंगे। एकदम सही पकड़ा। हिल एक ठोस व्यवहारिक योजना बनाने पर जोर देती है और उस पर तुरंत अमल करने पर भी। और यहीं से जुड़ा है अगला सिद्धांत, निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेना। जी, स्रोत बताते हैं कि हिल ने पाया कि कामयाब लोग फैसले जल्दी लेते हैं और जरूरत पड़ने पर ही उन्हें धीरे धीरे बदलते हैं, जबकि असफल लोग वो फैसले लेने में देर करते हैं और उन्हें जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। तेज और पक्के फैसले। लेकिन रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही, तब क्या? वहीं पर दृढ़ता यानी टिके रहने की क्षमता काम आती है। इसे हिल इच्छा शक्ति का साथी और हार का सबसे बड़ा दुश्मन बताती हैं। योजना चाहे कितनी भी अच्छी हो, बिना दृढ़ता के वो कामयाब नहीं हो सकती। सही है। और हाँ, इस सफर में अकेले चलना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हिल ने मास्टरमाइंड ग्रुप का सिद्धांत दिया। हाँ, ये मास्टरमाइंड वाला आइडिया मुझे काफी अनोखा लगा। इसका मतलब क्या सिर्फ अच्छे या कामयाब लोगों के साथ उठना बैठना है? वो उससे कुछ ज्यादा है। हिल के मुताबिक ये 2 या 2 से ज्यादा लोगों का ऐसा समूह है जो एक निश्चित लक्ष्य के लिए पूरी तरह तालमेल और सद्भाव से काम करते हैं। विचार ये है कि जब अलग अलग दिमाग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक तीसरा अदृश्य दिमाग या कह लें कि ऊर्जा पैदा होती है। अच्छा। जो अकेले काम करने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये ज्ञान, अनुभव और हौसले का एक साझा पूल बनाने जैसा है। वाह। और ये सब मिलकर आखिरकार हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं, जो हिल के अनुसार हमारी किस्मत की चाबी है।
तो ये सारे सिद्धांत मिलकर एक पूरी मानसिकता और कार्यशैली बनाते हैं। लेकिन जैसा कि स्रोत बताते हैं, इस किताब की कुछ सीमाएं, आलोचनाएं भी हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल है। कुछ आलोचक मानते हैं कि इसमें दिए गए कुछ उदाहरण जो भाई 1930 के दशक के हैं, वो आज शायद उतने प्रासंगिक ना लगें। पुराने लग सकते हैं। हाँ, कहीं बातें थोड़ी दोहराई लुई सी भी लगती हैं। और सबसे जरूरी बात, इसे कोई जादुई छड़ी समझ लेना, वो बहुत बड़ी भूल होगी। हाँ, ये कोई अमीर बनो स्कीम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सोच और लगातार मेहनत पर आधारित एक फलसफा है। ये मानसिकता बदलने पर जोर देती है, रातों रात नतीजे का वादा नहीं करती। फिर भी इसकी लोकप्रियता और स्रोत में जो बताई गई 4.55 की रेटिंग है, वो दिखाती है कि इसके मूल विचार आज भी बहुत प्रासंगिक माने जाते हैं। सही कहा आपने। सार यही है कि सफलता सिर्फ बाहरी हालात का नतीजा नहीं है, बल्कि काफी हद तक हमारी अंदरूनी तैयारी पर निर्भर करती है। हमारी सोच, हमारा विश्वास, हमारा ज्ञान और हमारे कर्म। तो कुल मिलाकर सोचिए और अमीर बनिए सिर्फ आर्थिक समृद्धि का नक्शा नहीं है, बल्कि ये एक लक्ष्य केंद्रित, दृढ़ और सकारात्मक जीवन जीने की मानसिकता गढ़ने की गाइड है। स्रोत इसे इसीलिए जीवन बदलने वाली किताब कहते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल मन में आता है, सोचने लायक। बताइए। हिल ने मास्टरमाइंड समूह की बात तब की थी जब दुनिया बहुत अलग थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। आज जब हम डिजिटल रूप से हजारों लोगों से जुड़े हैं, तब एक सच्चे, गहरे और सहयोगी मास्टरमाइंड समूह का क्या स्वरूप हो सकता है? क्या ऑनलाइन दुनिया में वैसा तालमेल और वो अदृश्य ऊर्जा बन सकती है जिसकी बात हिल करती थी? ये सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।